जय हिंद साथियों, वेलकम टू V2 अकेडमी फॉर जनरल स्टडीज़। आपकी अपनी अकेडमी V2 अकेडमी में आपका स्वागत है। और हमने जनरल स्टडीज़ का हमारा पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी हम स्टार्ट कर चुके थे। भारतीय राजनीति को हमने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है कंप्लीट सिलेबस को, जो कि एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। ज़्यादा स्ट्रेस हमने यहाँ पे एसएससी के लिए दिया है। एसएससी का आपका कोई भी पार्ट इसमें नहीं बचेगा अगर आप कंप्लीटली यहाँ से कर लेंगे तो 15 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है पूरी इंडियन पॉलिटी को। और हमने पहले 2 चैप्टर हिस्टोरिकल ओवरव्यू, सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐतिहासिक अवलोकन और संविधान सभा, ये दोनों चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम। और अब हम इस वीडियो में करेंगे हम थर्ड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान को हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया है और ये कितना लेंथी है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आइए, चैप्टर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर और जिसको फॉलो करके सभी सरकारों ने आज तक हमारा देश चलाया है और आगे भी इस संविधान से ही देश चलता रहेगा। तो भारत का संविधान जब बना, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, पर लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया, तो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट था, तो इसको समझने के लिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब संविधान बना तो उसमें 22 पार्ट्स थे। पार्ट्स आप कह सकते हो यूनिट्स की तरह हैं, जैसे हमारे सिलेबस में यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं। तो इसी तरह से टोटल 22 पार्ट्स, ताकि हम संविधान को अच्छे से समझ सकें। हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स थे, तो 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या थे? जो संविधान में कहीं फिट ना हो सकें तो उनको अलग से एक जगह लिख दी गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट बातें थे वो आर्टिकल्स का ही हिस्सा, पर उनको सेपरेटली लिख दिया गया था। पर आज के समय में अगर हम देखें करंटली, तो जो 22 पार्ट्स थे, अब पार्ट्स हो चुके हैं 25। जो आर्टिकल्स 395 थे, 395, आज हैं 448 आर्टिकल्स, 448। कुछ आर्टिकल्स इसमें से डिलीट भी हो चुके हैं और कुछ नए आर्टिकल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। हमारी 8 शेड्यूल्स थे और अब हैं 12 शेड्यूल्स। 4 शेड्यूल्स ऐड हुए हैं, जिनको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे, जानेंगे। तो जो भारत का संविधान है 22 पार्ट्स में है, तो सभी पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। किस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, ये संविधान के कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है? तो आप बताएंगे कि ये पहले भाग में है और अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 4 में इसका कंप्लीट डिस्कशन किया गया है कि भारत का नाम, इंडिया दैट इज़ भारत, और कौन कौन सी स्टेट्स हैं, और यूनियन इसकी टेरिटरी कि कब हम दूसरे देश का या दूसरा कोई क्षेत्र हमारे देश में मिला सकते हैं, कब अपना एरिया किसी को हम दे सकते हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। दूसरी बात है सिटीजनशिप। ये पार्ट 2 का हिस्सा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में संविधान में जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कौन से भाग में है, तो उस पार्ट 2 में। और आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में नागरिकता किस किस तरह से मिल सकती है और आपसे नागरिकता किस किस तरह से वापस ली जा सकती है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
जो पार्ट है वो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार, पार्ट 3। इसके अंदर आर्टिकल्स 12 to 35, 12 से 35 हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनको कंप्लीट एक डिस्कशन के साथ आर्टिकल 12 to 35 में लिखा गया है। जब शुरू में संविधान लागू हुआ तो हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार से हटाकर और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, जो कि अब एक लीगल राइट है। हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, जिसमें है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हाँ, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पे हिंदी में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम उस स्थिति में नहीं थे कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें, तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से सरकारों को, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस तरह का देश बनाना है, और जैसे जैसे आप उस स्तर पर पहुंचते रहें इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पहले पंचायती राज का भी नीति निर्देशक सिद्धांत हुआ करते थे, पर जब हम उस स्तर पे आए तो हमने 73वां और 74वां, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए, संशोधन 1992 में, तो उनको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनका हिस्सा हुआ करते थे। जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकारों को कुछ करने से रोकते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत सरकारों को कुछ करने के लिए कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई है सारी। तो ये चारों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको किस तरह से याद करना है कि क्या प्रोविज़न है, वो किस पार्ट का है, किस पार्ट का, किस भाग का हिस्सा है, और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल, मूल रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे, और ये 42वें संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी, उसमें 11 मौलिक अधिकार, जो कि स्टार्टिंग में 10 मौलिक अधिकार थे, वो ऐड किए गए थे। 11वां मौलिक अधिकार 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत ऐड किए गए थे। तो आप देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट कौन सा, 4A, और अनुच्छेद 51A। तो आज के समय में हम देखें तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नागरिक की देश के प्रति। फिर पार्ट 5 में यूनियन के बारे में जिक्र है, यूनियन केंद्र के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सारी चर्चाएं हैं। आर्टिकल 52 to 151, 52 से 151 यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट पार्ट है स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में। छठे भाग में, भाग 6 में राज्यों के बारे में चर्चाएं की गई हैं, और इसके अंदर अनुच्छेद 152 से 237 हैं, जिसमें राज्यों के बारे में एक गहन चर्चा की गई है। पार्ट 7 जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट 7 में जो फर्स्ट शेड्यूल्स हैं, हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं अभी, उनमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट बी में जो स्टेट्स हैं उनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। ये अनुच्छेद 238 पार्ट 7 में आर्टिकल 238 ही आएगा। तो आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन, स्टेट, इनको आप ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। फर्स्ट स्लाइड, इसमें सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ 4 तक। 5, 6 के बारे में पूछा गया है। अब देखो यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, और अब आज के समय में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा भाग 8 पार्ट 8 में की गई है। अनुच्छेद आर्टिकल 239 to 242,
दिल्ली के बारे में जब भी जिक्र आएगा तो आप पार्ट 8 के बारे में देखेंगे और 239 ए में चर्चाएं की गई हैं। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उनको कुछ विशेषाधिकार और कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, उनका प्रशासन का तरीका कुछ अलग है, तो वो सारी चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। पार्ट 9 द पंचायत्स। स्टार्टिंग में 8 ही शेड्यूल्स थे, पर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 73वां संविधान संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं, मीन्स कुछ नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें डिलीट की जा सकती है। तो 73वां संशोधन जो हुआ, पहले पंचायतों के बारे में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा थी, पर एक अलग से शेड्यूल यहाँ पे बनाया गया, अलग से पार्ट यहाँ पे बनाया। पार्ट 9 में डिस्कशन किया गया किसके बारे में, पंचायत के बारे में। और आर्टिकल आप इसके याद रखेंगे 243 टू 243 ओ, ये इसमें डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो पंचायत हैं, पार्ट 9 अनुच्छेद आर्टिकल 243 टू 243 ओ। म्यूनसिपालिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसमें पार्ट 9A ऐड किया और आर्टिकल 243 P टू 243 ZG। अब देखिए यहाँ पे 243 मतलब 243 A 243 B और ऐसे करते करते 243 O तक ये सारा डिस्कशन पंचायत के बारे में किया गया है। और O के बाद P 243 P टू 243 ZG। सर ये ZG का क्या मतलब, P से Z तक जाएंगे और फिर ZA ZB ZC इस तरह से यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। तो ये म्यूनसिपाल्टीज़ जो नगर पालिकाएँ हैं जो शहरों में होती हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये काफ़ी करंट अफेयर का पार्ट रहता है, तो इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो वो कौन से पार्ट में है, तो आप बताओगे पार्ट 9B में है। और कौन से आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल्स आप बताएंगे 243 ZH टू 243 ZT। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित आर्टिकल्स हैं। पार्ट 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हमें पढ़ने तो सारे ही हैं। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र थे, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज थे, तो सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। पहला कि उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाए पूर्ण रूप से, दूसरा उनको बिल्कुल नकार दिया जाए, और तीसरा उनको वहीं रहते हुए कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएं ताकि वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकें और आगे भी बढ़ सकें, देश के प्रगति का हिस्सा भी वो बन सकें। तो उनको पार्ट 10 में डाल दिया। पार्ट 10 आर्टिकल 244 टू 244A। हमारे संविधान में जो पार्ट 11 है, भाग 11 में जो केंद्र और राज्यों के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया गया है, और 3 तरह के रिलेशनशिप इसमें बताए गए हैं जो कि आर्टिकल 245 टू 263 में कवर किए गए हैं। पार्ट 12 भाग 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। मैंने आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 थे, पर बाद में वो 6 रह गए थे। तो उनमें से एक कहाँ गया सर, तो एक यहाँ आ गया सर। कहाँ आ गया सर, यहाँ आ गया, आर्टिकल 300A। पार्ट 12 में आर्टिकल 264 टू 300A है, और जो लास्ट आर्टिकल है 300A वो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी।
तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब पार्ट 13 है जो उसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरह से व्यापार, वाणिज्य, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307, 301 से 307। पार्ट 14 भाग 14, इसमें जो केंद्र और राज्यों के अंदर जो सर्विसेज हैं जैसे स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। आर्टिकल 308 से 323। फिर विवादों को निपटारा करने के लिए हमारे पास पार्ट कौन सा हम देख सकते हैं 15A, 15 हाँ सॉरी हाँ 11 यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और 14A, हाँ 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स दो तरह की हैं जो कि आर्टिकल 323 और 323B में कवर की गई हैं। फिर पार्ट 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्ट 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, इलेक्शन की एज और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी टाइप का 5 तरह के बेसिस पे। तो आर्टिकल 324 से 329A ये इलेक्शन के बारे में डिस्कशन है। उसके बाद है हमारा पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, आर्टिकल 330 से 342 ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी डिस्कशंस इसमें की गई हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 17 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 हिंदी के बारे में भी यही डिस्कशन किए गए हैं। फिर एमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट हमारा कौन सा है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा इससे, पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या है, एमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरह की एमरजेंसीज हैं, नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी। वो कौन कौन से आर्टिकल्स में कवर हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 352 से 360, 352 टू 360। कुछ मिसलेनियस बातें की गई हैं पार्ट 19 में, मिसलेनियस आर्टिकल 361 से 367 लेस इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 20 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 टू 392। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ऐसे इसमें से गो थ्रू हो जाइए। और आर्टिकल 22 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 393 टू 395। तो ये हमने 22 पार्ट्स किए। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और दूसरे कम इम्पोर्टेंट हैं। पंचायत पार्ट 9, पार्ट 9A ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे इलेक्शन, पार्ट 15 इम्पोर्टेंट है। पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट पार्ट 20 इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, कि संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद भी आप साथ साथ देखते रहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखेंगे उसी से याद हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो प्रियम्बल है, भारत के संविधान में एक प्रियम्बल भी शामिल है। अभी जब संविधान बना तो 22 पार्ट्स, जिसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे और एक प्रियम्बल भी था। और प्रियम्बल को संविधान के लास्ट में रखा गया है ताकि वो उसके कंकरेंस में हो सके, उसकी सिमेट्री में हो सके, उसके भाव को अच्छे से वो व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे हमने देखा
भारत के संविधान के सभी पार्ट्स, सभी आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स हैं जो कौन कौन से पार्ट्स में हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें देखी। अब संविधान का हिस्सा जो कि है शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। जब संविधान बना और लागू हुआ तो टोटल 8 शेड्यूल्स थे और अभी 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने ये सभी शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियाँ हैं, वो टेबुलेट कर दी हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अधिकार क्षेत्र, उनके क्षेत्रों के बारे में चर्चाएं हैं। सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट और जो स्टेट्स के गवर्नर हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स और अफर्मेशंस हैं, शपथ के बारे में बताया है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीट्स हैं सभी स्टेट से, उनके बारे में चर्चा है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले क्षेत्र, 10 से 11 के करीब ये राज्य हैं, एरिया हैं, उनके बारे में डिस्कशन है। सिक्स शेड्यूल में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं 4 स्टेट्स को, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी लद्दाख भी इसी शेड्यूल में शामिल होने के लिए वहाँ पे आंदोलन चले हुए हैं, तो इनको ज़्यादा कुछ पावर्स हैं, ज़्यादा इनको अथॉरिटी दे रखी है, तो वो शामिल होना चाह रहे हैं इसमें। अभी इसमें 4 ही स्टेट्स हैं। 7th शेड्यूल में हमारे पास लिस्ट हैं, 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जिन पे जो न्यायपालिका है वो रोक टोक नहीं कर सकती। ये फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ही ऐड कर दिया गया था 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, दल बदल कानून के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 11th शेड्यूल पंचायत के बारे में है, उनकी पावर्स के बारे में है। 12वां शेड्यूल म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में है, नगर पालिकाओं के बारे में है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन सभी सूचियों को, अनुसूचियों को यहाँ से देख लेंगे। और ये 12 अनुसूची हैं। अब एक एक करके हम इनको इनमें डीप डाइव करते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल हैं सर? टोटल हैं 12 शेड्यूल। स्टार्टिंग में कितने थे सर? 8 थे। अब कितने हैं सर? 12 हैं। तो पहला शेड्यूल हम करते हैं, पहली अनुसूची। इसमें बताया गया है स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, उनका क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक है, वो बताया है। दूसरा यूनियन टेरिटरीज और उनका एक्सटेंट कहाँ तक है वो बताया गया है। ये शेड्यूल कोई अलग नहीं है। मान लो ये संविधान था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो वो कन्फ्यूजिंग जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, तो उनको निकाल के अलग से शेड्यूल्स बना दिए गए हैं। वो उन्हीं आर्टिकल्स का हिस्सा, उन्हीं अनुच्छेदों का हिस्सा, बस अलग से निकाल के लिख दी गई हैं ये 12 बातें। तो पहली बात है जो पहली अनुसूची, उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उनकी टेरिटरी के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ बताया गया है सर? आर्टिकल 1 और 4, आर्टिकल 1 और 4 में बताया गया। सीधा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? ये बातें हैं, 2 बातें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। कौन से आर्टिकल से संबंध रखती हैं? 1 और 4 से। ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट, एसएससी में नहीं पूछे जाते, पर पूछ सकते हैं लेवल को टफ करने के लिए। तो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में बताया गया है कुछ वेतन के बारे में, भत्ते, विशेषाधिकारों के बारे में, एमिलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। किस किस के? अगर केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट, स्टेट की बात करें तो गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और सभी स्टेट्स के गवर्नर्स के से संबंधित इन प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन है। और किस किस के? लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे विधानसभा है और 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन,
उनके बारे में भी इसमें डिस्कशन है। जितनी भी हमारी जो है हाई कोर्ट्स हैं और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सभी के जजेज से रिलेटेड, और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो पूरे भारत में कहीं भी ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिटिंग की इसकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 148 टू 151 में कैग के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इन सभी पदों के बारे में चर्चा की गई है कहाँ पे, सेकंड शेड्यूल में। इनसे संबंधित ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, याद नहीं करने, बस एक बार रीड आउट कर लेने कि हाँ सर ये इससे हैं। मैंने लिख दिए हैं हेल्प के लिए, कितना भी टफ पेपर बना दें, एग्जाम बना दें, आप इजीली उसको कर लोगे, इसको बस एक बार गो थ्रू होना है। कुछ एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कि क्या ये सेकंड शेड्यूल में शामिल है। यूपीएससी के बारे में नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी यहाँ पे चर्चा नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सेकंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिए गए। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है। तो सेकंड शेड्यूल आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड शेड्यूल पे हम चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। शपथ के बारे में बताया गया है। जीतने के बाद शपथ दिलवाई जाती है, चुनने के बाद शपथ दिलवाई जाती है। तो किस किस की शपथ के बारे में चर्चाएं हैं। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर कहाँ कहाँ के सर, सेंटर के जितने भी मिनिस्टर्स हैं और स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं। इलेक्शन कैंडिडेट के बारे में भी डिस्कशन है, सेंटर के जो भी इलेक्शन होंगे एमपी के और स्टेट्स के जो भी इलेक्शन होंगे एमएलए के, उनके इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं जो, सबके बारे में यहाँ पे ओथ्स बताई गई हैं, कौन सी ओथ लेनी है उसको। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। फोर्थ, इलेक्शन कैंडिडेट होंगे जो, वो कुछ उसमें से जीत के भी आएंगे, तो जीत के पार्लियामेंट में जो भी आएंगे, पार्लियामेंट में कौन आएगा, एमपी, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आएगा, एमएलए, तो वो चुनने के बाद आएंगे, तो उनकी भी ओथ्स के बारे में डिस्कशन है। और कैग के बारे में भी डिस्कशन है। तो कैग के बारे में सेकंड शेड्यूल में भी डिस्कशन है, कैग के बारे में थर्ड शेड्यूल में भी डिस्कशन है। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में ओथ नहीं है यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूपीएससी। तो ये याद रखना, कितना भी टफ बना ले, इससे टफ नहीं बनेगा, तो आप ये याद कर लेना। आर्टिकल्स मैंने लिख ही दिए हैं, आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। अब आ जाइए फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची, इसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, जिसमें से 233 + 12 मनोनीत सदस्य हैं। ये इलेक्ट होके आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो उनकी जो सीट्स हैं, किस स्टेट से कितनी सीट होंगी, किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट होंगी, वो डिस्कशन किया है फोर्थ शेड्यूल में। आर्टिकल इससे रिलेटेड आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80। फिफ्थ शेड्यूल में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं, तो उनको आर्टिकल 244 में रखा गया है। और कौन से शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में। अब इससे भी इम्पोर्टेंट सिक्स्थ शेड्यूल, छठा शेड्यूल, इसमें 4 ही स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट्स हैं सर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लद्दाख में भी इसी में शामिल होने की बात कर रहा है, क्योंकि इनको कुछ विशेषाधिकार हैं वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के। तो ये सिक्स शेड्यूल में बस नाम याद रखिए, आर्टिकल 244 एंड 275। सेवन्थ शेड्यूल में एरिया डिवाइड कर रखे हैं कि यूनियन किन किन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेगी, स्टेट किन किन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेगी, और दोनों किस किस सब्जेक्ट पे डिसीजन लेगी। तो डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है हमें सेवन्थ शेड्यूल में। तो सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। अभी स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितने थे, 97, अब बढ़ चुके हैं 3 सब्जेक्ट इसमें। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, पर कुछ ट्रांसफ़र कर दिए गए यूनियन में या फिर कंकरेंट में, तो अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं। ये याद रखना, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61। और यूनियन लिस्ट में यूनियन ही डिसीजन ले पाएगी, केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट ही डिसीजन लेगी।
कंकरेंट लिस्ट में दोनों को अधिकार है डिसीजन लेने का। तो इसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, अब कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए, जैसे एजुकेशन है, जैसे फॉरेस्ट है, इस तरह की चीज़ें। तो 3 लिस्ट, तीनों लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं वो आप अच्छे से याद रखेंगे। अब है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल करने से पहले एक बार देख लो। 7th शेड्यूल में जैसे यूनियन के पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। स्टेट के पास जैसे पुलिस, जैसे हर स्टेट की अपनी पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई से संबंधित। कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, तो इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स में होनी ना, तो कंकरेंट लिस्ट दोनों डिसीजन लेंगे, स्टेट भी और सेंटर भी। फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडोप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें। इसको एक बार आप गो थ्रू होजिए, इसको आराम से देख सकते हैं आप तीनों लिस्ट को। 8 शेड्यूल, 8वां शेड्यूल। टोटल सर कितने? 12 शेड्यूल। हम पहुंच गए 8वें शेड्यूल पे। 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेज जो कि रिकग्नाइज कर रखी हैं संविधान ने। स्टार्टिंग में 14 ही लैंग्वेजेज थी, 14 लैंग्वेजेज थी जो कि रिकग्नाइज की थी, और अभी हाल फिलहाल में कितनी है? 22 लैंग्वेजेज। आप देखोगे एग्जाम भी जब होते हैं तो इन 22 लैंग्वेजेज का ऑप्शंस मिलता है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं। तो स्टार्टिंग में जो है भाषाएं थी, 14 भाषाएं, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथेली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंथेली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो एक बार नाम इसमें से गो थ्रू हो जाइए। नई ऐड की गई थी, जो नई ऐड की गई थी सिंधी, कब? 1967 में। फिर कौन की? मणिपुरी और नेपाली, ये 1992 में। बोडो, डोगरी, मिथेली, सिंथेली, ये 2003 में। और उड़िया को का नेम चेंज किया गया था, उड़िया रखा गया था 2011 में। और ये काम हुए थे संशोधन से। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 71st, 92 और 96, ये मैंने लिख दिया है। इसको आराम से रीड कर लेना, समझने का कुछ नहीं है, ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें, बस एक बार रीड करनी है। जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आप रिवीजन करते रहना उससे, और इसको पढ़ते रहना। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना है। आर्टिकल 344 और 351, ये लिस्ट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तमिल कब ऐड की गई? तो तमिल ऐड की गई 2004 में। संस्कृत कब ऐड की गई? कन्नड़ कब ऐड की गई? आसामी कब ऐड की गई? पाली कब ऐड की गई? ये नई भाषाएं हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेज, ये थी रिकग्नाइज्ड, जो 8 लैंग्वेजेज थी। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेजेज, क्लासिकल साहित्यिक भाषाएं हैं जो, वो टोटल कितनी है अभी फ़िलहाल? 11। ये मैंने साथ में ही ऐड कर दिया ताकि यहीं पे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो अगर पूछ लें आपसे कि साहित्यिक भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेजेज कितनी हैं, तो टोटल 11 है। ये 2024 में, 2024 में लगभग 5 नई भाषाएं ऐड हुई हैं। तो इनको आप याद कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकली इसको याद कर लेना। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली और आसामी। तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेज। अब 9वें शेड्यूल में आ जाओ। 9वां शेड्यूल, जब भारत का संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 368 था, जिसके तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ सकते थे। तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1951 में हमने संशोधन किया, उसमें क्या था कि जो मौलिक अधिकार थे वो कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। कहीं पे कोई रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बिल्डिंग कुछ ऐसा बनाना है, कोई प्रोजेक्ट लेके आना, तो लेके ही नहीं आ सकते थे क्योंकि न्यायपालिका बीच में आ जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस समय पे कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को इसमें डाल दिया, जो कि स्टार्टिंग में 13 थे, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 282 हो गया। ये बाईपास कर दिया था किस चीज़ को? न्यायपालिका को, कि आप इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, जो चीज़ हम इसमें डाल देंगे आप उस पर चर्चाएं कर ही नहीं सकते, उनको एंटरटेन करोगे ही नहीं। पर फिर क्या हुआ,
एक केशवनंदा भारती केस था, तो उसकी जो भी उसकी एक तरह से आउटकम आई, तो उसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद ये कहा गया कि अब आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो इस पे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं उन पे आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते। तो ये लूप होल था, थोड़ा सा उसको करेक्ट किया गया, क्योंकि केशवनंदा भारती केस में एक कंसेप्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल रूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं 10th शेड्यूल, 10वां शेड्यूल। इसमें क्या था, एक कहावत है, आया राम गया राम, आया राम गया राम। 1967 में एक जो है विधायक थे हरियाणा में, गयालाल, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी तो ये कहावत बनी, आया राम गया राम। तो उसी को ठीक करने के लिए 1985 में 1985 में 52वां संशोधन किया गया और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया एक और संशोधन करके, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 करके। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। पहले क्या था, कोई भी किसी में शामिल हो जाता था, आपने एक पार्टी से टिकट ली और आप जीत गए और फिर दूसरी में शामिल हो जाते थे आप। पर अभी ऐसा नहीं है, जिस पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा अगर आप उसी से जीते हैं तो आप उसी में रहोगे। तो इसके लिए जो मर्जर और स्प्लिट के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको मिसलिनियस में वो चीज़ें करवाऊंगा। बस आप ये समझ लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है और उससे संबंधित 2 अमेंडमेंट्स हैं, 52वीं और 91वीं। इनका जिक्र 2 आर्टिकल में किया गया है, 102 और 191। 102 में केंद्र में और 191 में राज्यों में दल बदल कानून कैसे लागू होगा। 11वां शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11वां शेड्यूल पंचायती राज, गाँव में किस तरह से सरकार, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है पंचायतों की शक्तियों के बारे में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। टोटल कितने मैटर्स हैं इसमें, 29 मैटर्स पे पंचायत डिसीजन ले सकती है। इसको कब ऐड किया गया सर, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया। इससे रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्रामीण स्थानीय सरकारें हैं जो, वो स्थापित की गई। उस टाइम पे किसकी सरकार थी, उस टाइम पे जो है सरकार थी PV नरसिम्हा राव जी की। और ये बातें कौन से आर्टिकल में की गई हैं, आर्टिकल 243G में। 12वां शेड्यूल है जो, उसमें जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है, म्यूनसिपाल्टीज, शहरों में नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया, उनकी पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई। जो पंचायत से उनके पास 29 मैटर्स हैं और जो म्यूनसिपाल्टीज है उनके पास 18 मैटर्स है, 18 मामलों में निर्णय ले सकती हैं। ये 74वां संशोधन हुआ था 1992 में। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हमने स्थापित की, इसको 243W में इसके डिस्कशन किया गया है। इस तरह से हमने अपने 12 शेड्यूल्स हैं जो, वो कंप्लीट किए। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं कि संविधान में कौन सा हिस्सा हमने किस देश से लिया है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के स्रोत, कि कौन से देश से हमने कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे संविधान में हमने लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। सर कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हैं, कौन से फीचर्स वहाँ से लिए हैं? तो सबसे पहला हमने लिया है फेडरल स्कीम, संघीय योजना, फेडरेशन। एक तरह से देखी जाए इतनी सारी सरकारें हैं। गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं जो प्रशासनिक विवरण हैं वो भी हमने यहीं से लिए हैं। जो इमरजेंसी है वो 3 तरह की हैं। नेशनल इमरजेंसी, जिसका जिक्र आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। प्रेसिडेंट रूल 100 से भी ज़्यादा बार लग चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में लग चुका है, और नेशनल इमरजेंसी की भी हम चर्चा करेंगे कि 3 बार लग चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी में कि लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को ही, संवैधानिक सरकार को ही सीमित सरकार बोलते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा देश हमारे सामने ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इतने लंबे समय तक यहाँ पे हम रहे, वो तो ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की पार्लियामेंट है जो, और वो शासन करती है, कैसे उसको चुनते हैं, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहाँ से लिया है। रूल ऑफ लॉ, लकीर के फ़कीर, वहाँ से बने हैं हम। कैबिनेट सिस्टम, कुछ मंत्रियों का समूह, ये भी यहीं से लिया है। बाई कैमरलिज्म, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटिशर्स से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो है, विधायी प्रक्रिया, और रिलेशनशिप है जो बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सिंगल सिटीजनशिप, वहाँ से ली है। प्रीरोगेटिव रिट्स हैं जो विशेषाधिकार, वो भी वहाँ से, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहाँ से लिए हैं। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, एक तो वो अपने स्टेट हैं, जिस स्टेट का वो हिस्सा है उसके नागरिक होते हैं, और एक देश के नागरिक होते हैं। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि एक बंधुत्व को, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देती है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो संसदीय प्रणाली है उसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, यूएसए की तरह नहीं है। हमने ब्रिटेन वाला सिस्टम यहाँ पे अपनाया है। फिर अमेरिका से क्या लिया है सर? अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे संविधान का। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वहाँ से ली है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है वो हमने वहाँ से लिया है। और राष्ट्रपति को हटाना, इम्पीचमेंट, उस पर महाभियोग चलाना, वो भी वहीं से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाए, वो भी वहाँ से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है, हमने अमेरिका से ली है। प्रियम्बल भी वहीं से लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिका इस मामले में ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है वो, उनकी जुडिशरी को काफ़ी पावर है, और वो ड्यू प्रोसेस ऑफ क्या चीज़ सही है वो उसके आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। भारत की जो न्यायपालिका है उसने भी अब ये इस तरह का सिस्टम थोड़ा थोड़ा अपनाने की कोशिश की है, पर हम पूरी तरह से अभी अपना नहीं पाए हैं। अच्छी बात है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट, सीधा क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आया है, एसएससी में तो डायरेक्टली पूछ ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की संरक्षक है और मौलिक अधिकारों के गारंटर है। तो डायरेक्ट आएगा, याद कर लेना। आयरलैंड से क्या लिया सर? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो कैसे नॉमिनेट करने हैं, वो वहाँ से आयरलैंड से लिया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हमने आयरलैंड से लिया है। डायरेक्ट याद करने, मैंने क्वेश्चन ही दे दिया आपको, पढ़ो और आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो। क्वेश्चन ही दे दिए, कैसे करें सर? पढ़ो, रुचि अपनी बनाओ। अगर देखो आपका पर्पज़ है, आपका लक्ष्य है, तो आप याद कर लेंगे। अब मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊं कि ऐसे करो वैसे करो, क्या ज़रूरत ही क्या है? डायरेक्ट पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। और याद नहीं करनी होती, हमें तो एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा मैं आपको पढ़ना है, 1-2 बार में ही याद हो जाएंगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। फोर्थ, कनाडा से क्या लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ पे कई तरह की सरकार हैं, जैसे संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
पर हमारे यहाँ पे जो सेंटर है वो इमरजेंसी के दौरान स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो हमने कनाडा से लिया। जो रेजिडुअली पावर्स हैं, मतलब 3 तरह की लिस्ट पढ़ी थी हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर कुछ बच गया जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आया तो वो पावर सेंटर को दे दी, तो हमने कनाडा से लिया है वो। और जो गवर्नर्स हैं, सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करेगा राज्यों में, तो वो कनाडा से लिया हमने। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जा सकती है, केंद्र सरकार एडवाइस ले सकती है गवर्नमेंट, तो वो हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है सर? कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट ही ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। समवर्ती सूची, जिसपे राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है नियम बना सकती हैं। ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की फ्रीडम हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग, जो कि आर्टिकल 108 में बताया गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि ज्वाइंट सीटिंग की बात किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में की गई है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 108। और कहाँ से लिए हमने ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट? ऑस्ट्रेलिया से। फिर जर्मनी से क्या ले लिया सर? जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड हो जाएंगे। ये बात कहाँ से ली हमने? जर्मनी से। सर इतने सारे देशों से, बिल्कुल उस समय की जो भी अच्छी अच्छी बातें थी हमने ले ली, जो भी हमें सूट कर रही थी। 60 और उससे भी ज़्यादा देशों का हमने संविधान पढ़ा और उसमें से जो भी हमें सूट किया हमने लिया। यूएसएसआर, रशिया, हमारा एवरग्रीन फ्रेंड रशिया, जिसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो रशिया, आप सिस्टम पढ़ोगे 3 तरह के सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो ये समाजवाद, सोशलिज्म यहाँ थी, अमेरिका में कैपिटलिज्म थी, यहाँ पे सोशलिज्म। तो रशिया से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं थे ये, पार्ट 4A में 11 ड्यूटीज, स्टार्टिंग में तो 10 ही थी, पर जब शिक्षा का अधिकार आया तो एक और ड्यूटी ऐड की कर दी माँ बाप की, कि पढ़ाओ बच्चों को, ध्यान रखो उनका पढ़ाई के मामले में। तो ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की। फिर जो है आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रीएम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, वो हमने रशिया से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है सर? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल में हमने पढ़ भी लिया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है सर? प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस का कंसेप्ट साउथ अफ्रीका से लिया है। और बताओ सर जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 है जो हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में, हमने उसमें ये सीधा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21, सीधा याद करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ये जापान से लिया है। तो इस तरह से हमने जो कौन सा प्रोविज़न कहाँ से लिया है वो डिटेल में यहाँ पे पढ़ा। अब राइट टू वोट फॉर वुमेन, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहीं पे कवर कर दिया। पहले महिलाओं का वोट का अधिकार नहीं था, तो वोट का अधिकार किस देश ने कब दिया? यूएसए ने 1920 में, 1920 में, ब्रिटेन ने 1928 में, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है 1936 में, फ्रांस ने 1945 में, इटली ने 1948 में, इंडिया ने 1950 में और स्विट्जरलैंड ने 1971 में। भारत में पहले जो है वोटिंग एज सभी के लिए 21 हुआ करती थी, 21 साल, पर उसको घटा के 18 कर दिया गया। अब आप 18 वर्ष के जब भी होंगे तो वोट डाल सकते हैं। ये कब हुआ सर? ये कर दिया था 1988 में, 61वां संशोधन हुआ था संविधान में, और ये कुछ अच्छी चीज़ें कर दी गई। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून और ये वोटिंग की एज कम करना, ये उस समय पे की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लांस हमने पढ़ लिया है सारा। टोटल 22 पार्ट्स थे, अभी 25 हैं। पहले आर्टिकल 395 थे, अब 448 हैं। कुछ आर्टिकल्स डिलीट हुए, कुछ नए ऐड हुए। तो कौन से पार्ट में क्या प्रोविज़न है और कौन से उसके आर्टिकल्स हैं, ये हमने
सभी पार्ट्स पहले वाली स्लाइड्स में कर दिए हैं। यार चैप्टर क्या है सर? पार्ट्स के अंदर जो एक बड़ा हिस्सा है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए चैप्टर्स ऐड कर दिए कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा पार्ट था तो उसमें चैप्टर बना दिया। चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव के बारे में है, आर्टिकल 52 to 78, पार्लियामेंट के बारे में 79 to 122, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट 123, यूनियन जुडिशरी और कैग के बारे में। तो आप एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाइए, मैं रीड करूं और फिर आप देखो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, तो इसको आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए। अगर डाउट लगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। समय की कमी क्योंकि मुझे इसी जो है वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और इसको रिपीट करने का कुछ बेनिफिट है नहीं। तो ये सारे रिलेशंस जो मैं बता रहा था, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सभी डिवाइड कर रखे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360 इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल 7 ही आर्टिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया, हमारे जैसे यहाँ पे अभी कहते हैं ना आर्टिकल 395 आर्टिकल्स थे हमारे, तो अमेरिका की अगर बात करें तो 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में 128, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 138 और कनाडा में 147। बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस है और कुछ नहीं। हमारे 395 में से लगभग 250 आर्टिकल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वो 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, फिर और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और ये जड़ों में फैल चुका है अब। ये मुश्किल है हटना। पार्ट 9 उसमें किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। 3 टायर सिस्टम, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और 9A में क्या है? म्यूनसिपालिटीज, नगर पालिकाएं। उसमें नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, काफ़ी कठोर है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही नहीं जा सकता। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जब चाहे वहाँ की पार्लियामेंट उसको बदल सकती है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ज़रूरत है तो रिजिड है वो, और जब ज़रूरत है तो वो फ्लेक्सिबल है। ये तो 9th क्लास में भी क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। वैसे फ्लेक्सिबल है, पर जब रिजिड होने की बात आएगी तो रिजिड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें नहीं छेड़छाड़ कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और काफ़ी सारी चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। भारत में जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है, पर इंडियन पार्लियामेंट है जो सोवरेन बॉडी नहीं। ये कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ना कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकती है, बस आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा ये कुछ भी कर सकती है, इतनी पावर है इसको। पर इंडियन पार्लियामेंट है जो वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, वो बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बंधी हुई है। इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमारा 3rd चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। भारत का संविधान, भारत के संविधान को हमने एक ग्लांस, एक नज़र उस पर डाली, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। सभी पार्ट्स और आर्टिकल्स, उन पार्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो पढ़े। उनको करने के बाद हमने शेड्यूल्स किए। 12 के 12 शेड्यूल्स को हमने 1 बाय 1 रीड किया, किस शेड्यूल में क्या बातें और कौन से आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो 12 के 12 हमने शेड्यूल्स अच्छे से समझे। ये क्लासिकल लैंग्वेजेज वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। फिर कौन से देश से कौन सा प्रोविज़न हमने लिया वो हमने अच्छे से कर लिया। फिर हमने किया कि महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, ये भी क्वेश्चन आया है। तो इस एक स्लाइड से आप काफ़ी बेटर कर पाओगे एग्ज़ाम में। और लास्ट में मैंने समरी की फॉर्म में ये आपको दे दिया है। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है
तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा हमारा 4th चैप्टर, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। थैंक यू, सभी का शुक्रिया बने रहने के लिए। और काफ़ी जोश से शोर से हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट। आप मेरे साथ बने रहिए और जो है इसका लाभ उठाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।